बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से। क्या बजट हुकूमती था या फिर अवामी था? पंजाब में सूरत हाल कशीदा है, बजट पेश किया ना जा सका, अपोजिशन और हुकूमत के क्या मामला चल रहे हैं और इसी पर बात करेंगे कि जून का महीना जो है बजट के हवाले से बहुत अहम होता है किसी भी हुकूमत के लिए। तो इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के हवाले से हुकूमत ने क्या इकदाम किए और पंजाब में सूरत हाल है वो क्या जो है आगे उसकी क्या नज़र आ रही है, किस तरफ वो रुख इख्तियार करेगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के जो है MNA हैं निसार अहमद चीवा साहब। सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहेंगे अपने मेहमान को। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल पे ज्वाइन किया। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बोल के जो ब्यूरो चीफ हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब। तो हम पहले बढ़ते हैं अपने MNA निसार अहमद चीमा की तरफ, तो उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है पंजाब में और उनको क्या नज़र आ रही है और क्यों बजट को जो है सियासत की नज़र किया गया। सर बताइएगा कि सियासत की नज़र क्यों किया जा रहा है बजट? देखिए, सच्ची बात यह है कि पूरी कौम के मुकद्दर को एक नालायक टीम के हवाले कर दिया गया था पिछले 3.5 पौने 4 साल में। जिस तरह मुल्क को खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले किया गया उसके हिसाब पूरी कौम ने भुगती और अब भी भुगत रही है। उनके ये नालायकी की वजह से, बदजामी की वजह से जो कुछ तसलसल के साथ जो बमबारी हुई है बेरोजगारी की, महंगाई की, जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया, वो देखें वो तो शराब रुकने में नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि जो इन्होंने एक मैं समझता हूँ कि एक नेशनल क्राइम, कौमी जुर्म किया बहुत बड़ा, वो था कि अपनी करेंसी को इन्होंने 40% तक डिवैल्यू कर दिया। उसकी वजह से महंगाई का एक ऐसा सैलाब आया है, सुनामी आया है कि वो अभी तक थमने में नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने इस पिछली नालायक हुकूमत में जो बैनुल-अक़वामी जो आलमी साहूकार हैं जिनके सरगना जो है वो IMF है, उसके साथ जो वादे किए उसकी वजह से है कि जाहिर है हम जब हमें हुकूमत मिली है तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते, जिम्मेदार रियासत होने के नाते हमें जाहिर पिछली हुकूमतों के वादों की पासदारी करना थी। उसकी वजह से ये है कि ये कीमतें भी बढ़ी। और ये है कि देखिए पंजाब की आपने बात की, पंजाब में तो लोगों को शहबाज शरीफ का दौर याद है। उसके बाद जो है जनाब गुलजार साहब का दौर जो है वो तो इस तरह था ना जैसे यानी आसमान के बाद जमीन पे कोई गिरता है, यानी इतने अरूज के बाद इस कदर बदतरीन जवाल, यानी बेहतरीन गवर्नेंस जो थी शहबाज शरीफ की, उसके बाद बदतरीन गवर्नेंस के हमने ये कि मनाज़िर देखे हैं और उसके पूरे पंजाब के लोग जो है वो इस बात की गवाह है। देखें बात यह है कि पंजाब में भी जब आप पता है आपको कि ऐवान में अक्सरियत वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून के पास है, उनके कोalition पार्टनर जो है उनके साथ हैं, तो फिर ये है कि ये मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी रवायात का तकाजा है, अखलाकी कदरों का तकाजा है, जमहूरी रवायात का तकाजा है कि ये लोग अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और आराम से बैठे और अगले इलेक्शन का इंतजार करें। सही बात है। सही। सर बताइएगा कि अता तारड़ और IG पंजाब और जो है सेक्रेटरी उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया गया है। क्या ये जो है इसके हवाले से कोई डील की जाएगी ताकि बजट को आसानी से पेश किया जा सके? जबकि IG जो भी है हुकूमती ओहदेदार होते हैं वो तो हुकूमत के पाबंद हैं, जो भी उनको ऑर्डर किया जाता है उन्होंने तो करना है, तो उनमें उनकी कोई ज़ाती गलती या कोई नहीं होती है, ज़ाती कोई अनाद नहीं होता, तो उनसे इस तरह का माफ़ीनामा मांगना इस हवाले से क्या कहेंगे? और बजट के हवाले से बताएं, क्या कोई डील होगी तो बजट जो है पेश किया जा सकेगा आसानी के साथ? मेरा नहीं ख्याल कि IG पंजाब ने कोई ऐसा गैर जमहूरी काम किया है और तो यानी गैर जमहूरी जो उनके ऑर्डर्स थे उनको मानने से इनकार कर दिया था पिछली जो जाती हुकूमत जो थी, जो अपने हर ओछा कड्डा इस्तेमाल कर रही थी अपने इक़्तिदार बचाने के लिए। तो चीफ सेक्रेटरी ने और IG पंजाब ने ये है कि उनके गैर कानूनी गैर आईनी इक़दामात में एक पार्टी बनने से इनकार कर दिया। सीधी सी बात है, यही बात है जिसकी वजह से ये है कि ये PTI और उनके जो इत्तेहादी हैं वो बकाब लीग है PTI की, वो IG से और चीफ सेक्रेटरी से नाराज है। सही वजह है कि उन्होंने एक गैर आईनी और गैर कानूनी कदम जो था उसमें उन्होंने पार्टी बनने से इनकार कर दिया। ये जुर्म है। सही उन्होंने एक फैसला किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। सही। तो सर आपको क्या लगता है कि बजट को पेश करने के लिए कोई डील की जाएगी मामलात को सही करने के लिए, सही समत देने के लिए? देखिए हमारी डील तो अवाम के साथ है, हम अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। सही। और इनका फर्ज है, देखिए इनका फर्ज है कि अपनी शिकस्त कम से कम, देखिए इमरान खान साहब से मैं पता था अहलियत नहीं है, इतना सलाहियतें नहीं है, लेकिन एक तवक्को जरूर थी कि ये स्पोर्ट्समैन रहे हैं, कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वगैरह करते हैं, ये तो वो भी ना कर पाए। सही। सर मुझे ये बताइएगा कि जी सर बताइएगा कि बजट के जो खद्दो-खाल हैं क्या उनमें रद्दो-बदल होगा IMF से डील के बाद? क्योंकि IMF के पास भी ये जाना है बजट, तो उसके बाद जो है इसमें कोई रद्दो-बदल जो है नजर आ रहा है आपको?
जो सब्सिडीज दी गई हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि अवाम के ऊपर अब मजीद बोझ न डाला जाए, अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त करने की ख्याल नहीं है उन पर। ये पहले जो 3.5 पौने 4 साल में जो बोझ डाला गया है वो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, इससे उनकी कमर टूट गई है। अब अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसी वजह से मैं शहबाज शरीफ हूँ, मैं नवाज शरीफ हूँ, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट हो, इनकी ख्वाहिश ये है कि अवाम के ऊपर मजीद बोझ न डाला जाए। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि बजट जो है सेम रहेगा जो पेश किया जा चुका है। और आपको क्या लगता है सर? हाँ जी जी बताइएगा कि टैक्स बढ़ाने की जो IMF की शराइत है उस हवाले से क्या कहेंगे? आपने देखा है कि हमने काश्तकारों को जो रिलीफ दिया है, तमाम जो एग्रीकल्चर जो मशीनरी है जी वो उसके ऊपर ये टैक्स खत्म कर दिए हैं। ये कि और बेशुमार इस तरह की बीजों के ऊपर खत्म किए हैं और कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमने ये रियायतें दी हैं जी। और ये सोलर पैनल जो है जिसमें हम चाहते हैं कि अब लोग जो है इसकी तरफ आए, उसके ऊपर भी ये है कि जो टैक्स खत्म किए गए, ड्यूटी खत्म हुई है, तो इससे ये मैं समझता हूँ आवाम को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। चलो कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया गया जिसका असर बराह रास्त आवाम के ऊपर पड़े, गरीब आवाम के ऊपर पड़े। हाँ जो बड़े मालदार सरमायादार लोग हैं उनके ऊपर को थोड़े बहुत अगर टैक्स बढ़ भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो आपको लगता है कि शहबाज हुकूमत जो मैशियत को बेहतर करने में जो अपना किरदार अदा करेगी, इकदाम ऐसे कर रहे हैं और इस पर अमल भी होगा? देखिए ना, बात यह है कि अवाम को, पूरी कौम को बाहर जाकर पूछे लोगों से, ये राह चलते किसी आदमी से पूछे, अवाम को ये यकीन है, एतमाद है कि अवाम को मसाइल की दलदल से अगर कोई क्या निकाल सकती है तो वो यही है मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में। इंशाल्लाह अवाम को फिर आखिर रिलीफ मिलेगा। सही मुश्किल वक्त जो है सही। लेकिन पीटीआई हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है कि बजट में रुकावट आ रही है? तो पीछे आपको क्या लगता है क्या उनके जो है मकासद हैं इस तरह के मामलात करने के? पंजाब में जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह होगी जो इस तरह के मामलात वो कर रहे हैं? बच्चे अवाम से उनका क्या लेना देना? उनको तो देखें जो लाए थे वो ये है कि वो भी है कि इनकी हरकतों से, इनकी बदइल्जामी से, नालायकियों से बिलाकर तंग आ गए। देखें उनका तो मकसद ही सिर्फ ये है कि हर कीमत पर पहले ये कि इक़्तिदार हासिल किया जाए, जिस तरह उन्होंने ये है कि जो इस्तेमाल किए थे, और जब ये कि इक़्तिदार जाते देखा तो हर किस्म का पोछा हथकंडा इस्तेमाल किया अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए। उनका अवाम को रिलीफ देने से मतलब भी कोई ताल्लुक ही नहीं है। कौन सा रिलीफ उन्होंने 3.5 साल में दिया है? बस बजट को लेकर सियासत चमकाना चाह रहे हैं अपनी, सिर्फ सियासत दी, सिर्फ अपने इक़्तिदार के असूल के लिए। वो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जनाब इमरान खान साहब बदकिस्मती से ना मुल्क की परवाह है, ना कौम की, ना गरीब अवाम की, सिर्फ इक़्तिदार, सिर्फ कुर्सी, बस। सही से। बहुत शुक्रिया। निसार अहमद चीमा हमारे साथ है। अब हम बात करते हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब से। जी सर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो बजट की सूरत हाल पंजाब में है तो क्या रुख इख्तियार करेगी अगर इस तरह के मामला चलते रहे, कशीदा रहे हालात? आपको क्या लगता है क्या आगे जो है बनने जा रहे हैं हालात? देखिए बजट तो पेश भी होना है और पास भी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि 60% तक पाकिस्तान जो है वो पंजाब पे मुश्तमिल है। और इस तरह के जो मामलात हैं अगर इनका आप पॉलिटिकली आप तज्ज़िया करें तो हमें इस वक्त तक जो सूरत हाल नज़र आती है उसमें चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनकी एक ज़िद है, एक अना है जो वो कह रही हैं कि वो ऑफिसर्स जो हैं उन्हें पेश किया जाए वहाँ। सही बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कोलिशन गवर्नमेंट है पंजाब में, उनके अपने अंदर के हालात भी को बहुत अच्छे नहीं हैं। सही। उसमें यह है कि वज़ारत ख़ज़ाना के ऊपर एक इख्तलाफ सामने आया दोनों सियासी जमातों में, बड़ी सियासी जमातों में। और फिर हमने ये देखा कि अभी तक एक वार्निंग कह लें या एक धमकी कह लें, किस तरह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये मौजूद है, वज़ीर आला पंजाब को, कि हम कुछ भी नहीं लेते अगर आप वज़ीर ख़ज़ाना हमारा नहीं बना रहे हैं तो हम खामोशी से आपकी सपोर्ट करेंगे और फिर उसके साथ हम हिस्सा नहीं लेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वैसे आपकी सपोर्ट जारी रखेंगे। इसी तरह के तनाज़ुर में जो ये कहा जा रहा है तो दो किस्म की हडल्स इस वक्त सामने हैं, एक स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से, दूसरी हडल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हडल को काउंटर करने के लिए आज वफाकी कबीना में एक फ़ैसला बड़ा अहम किया गया है। अभी इजलास उसका जो है वो हो रहा है। उसमें पंजाब हुकूमत में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसको डील करने के लिए जो एसेट्स रिकवरी यूनिट है
انہوں نے ایک گزشتہ سالوں میں ایک فیصلہ کیا تھا، ایک رقم آئی تھی تقریباً 200 ارب روپے کی بیرون ملک سے، برطانیہ سے آئی تھی، اور انہوں نے وہ رقم جو تھی وہ یہاں ایک پراپرٹی ٹائکون ہیں ان کی کانفسکیٹ کی تھی انگلینڈ نے، لیکن یہاں پہ وہ منگوائی گئی رقم اور اس کو سپریم کورٹ کے فنڈ میں دے دیا گیا، کیونکہ وہ رقم سپریم کورٹ کے فنڈ میں نہیں جانی تھی، یہ نیشنل ایکسچیکر میں جانی تھی۔ نیشنل ایکسچیکر میں اگر 200 ارب روپیہ چلا جاتا اور 200 ارب روپیہ جو ہے اسی پراپرٹی ٹائکون کی جانب سے سپریم کورٹ میں جاتا تو اس کو 400 بلین پے کرنا پڑنا تھا، لیکن یہ ہوا کہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ، ایک خفیہ معاہدہ بنا دیا گیا، اس معاہدے کو آج کابینہ نے اوپن کرنے کی منظوری دے دی ہے اور اس کے اوپر ایک سب کمیٹی بنا دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو نخرے کر رہی ہے مختلف جگہوں پہ، شاید ان کو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ اس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد سے روز ہمیں اسی طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پنجاب میں کبھی کون سا بیانیہ لے آتے ہیں، ابھی روسی بیانیہ وہ لے کے آئے، لیکن روسی وزیر خارجہ کے گزشتہ دنوں میں انہوں نے اس بیان کی بھی تردید کر دی کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، گندم تیل اور جو ہے پیٹرول کا اور گیس کا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہمارے درمیان۔ تو یہ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے عوام کے دلوں میں، آپ کو نہیں لگتا، پی ٹی آئی کا کیونکہ ذکر ہو گیا تو یہ سوال کرنا میں چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ عوام کے دل میں سافٹ کارنر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، کسی طریقے سے اپنی سیاست کو بچانا اور دوبارہ سے آنا چاہ رہے ہیں اقتدار میں، تو یہ اس وجہ سے بیانیے ان کے سامنے آ رہے ہیں، کبھی خط والا اور کبھی روسی اور اس طرح کے معاملے؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں نے اقتدار کے لیے ہی سیاست کرنی ہوتی ہے، ان کا تو یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ کوئی عوامی خدمت ذہن میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی عوامی خدمت کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ذہن میں ہوتا تو آج 73 سالوں میں ہماری جو حالت ہے ایجوکیشن کی، ہمارے صحت کی، ہمارے پینے کے صاف پانی کی، لیونگ سٹینڈرز کی، تو یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ 73 سالوں میں ہمارے ساتھ جو کھلواڑ کیے گئے ہیں، جن لوگوں نے بھی حکومت کی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا دیگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہو، انہوں نے اس ملک کے ساتھ نیکی نہیں کی کوئی بھی۔ تو اب بھی خیر کی توقع ہمیں کسی سے نہیں ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کا واحد مطمع نظر یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں، اشرافیہ بن جائیں اور پھر اپنے لوگوں کو فائدے پہنچائیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر کریں، اپنی اولادوں کو باہر پڑھائیں، باہر جائیدادیں بنائیں۔ جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ اپنے لوگوں کو کامیاب کروا کے مختلف طرح کے لائسنسنگ، مختلف طرح کی چیزیں اور پیسے اربوں خربوں روپیہ بنائیں یہاں نیشنل ایکسچیکر سے۔ تو اگر نہیں نکال سکتے تو کم از کم کک بیکس کے ذریعے سے پیسے نکال لیں۔ کون ہے جو آج یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کی مجموعی پیداوار گزشتہ 10 سال سے اسٹیگنٹ ہے کسی بھی لحاظ سے؟ اس کو گندم کو لے لیں، اس کو مکئی کو لے لیں، باجرے کو لے لیں، معدنی تیل جو خوردنی تیل ہیں ان کو لے لیں اور دیگر معدنیات ہیں ان کو دے، کوئی چیز پروڈکشن لیول ہمارا کہیں بڑا ہو، لیکن اگر 10 سالوں میں آپ آبادی کا تناسب دیکھیں تو ہماری 10 کروڑ آبادی بڑھی ہے، تو یعنی کہ 20 کروڑ ہاتھ ہمارے بڑھ گئے ہیں کھانے والے اور چیزیں استعمال کرنے والے، لیکن ہمیں تو یہ کس نے سوچنا ہے؟ یہ بالکل صحیح سر، لیکن اگر اب آپ کہہ رہے ہیں اتحادی جماعتوں میں بھی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی تنازع جو ہیں، اندرونی جو سر جنگ چل رہی ہے وزارتوں کے سلسلے کے حوالے سے، تو اگر اس طرح چلتا رہا تو پھر حکومت کی طرف تو ان کا رہے گا نہیں، وہ آپس میں جو ہے معاملات ہی وہ طے کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو سیٹ ہی کرتے رہیں گے، تو پھر ملک کو کون چلائے گا، معیشت کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ دیکھیے، ملک کی معیشت جو ہے وہ اس وقت اس حالت میں جا چکی ہے جس کو حالت نزا کہتے ہیں، اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا۔ میں اس میں کسی کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ گزشتہ حکومت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے، اس سے پچھلی حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ ابھی اگر ان فوٹنگز ہیں جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، کیا اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ یہ تو بوجھ آپ اٹھا کے دیگر ممالک کا، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا، جو ان کی آئی ایف سی ہوگی، آپ کا آئی ایم ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ان آرگنائزیشن کا بوجھ آپ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو عوام کو کب تک آپ قربانی کا بکرا بناتے رہیں گے؟ مجھے بتائیں، ان پیسوں میں سے جو قرضہ پاکستان کے اوپر موجود ہے وہ عوام کے اوپر کیا لگا ہے؟ اس میں سے آپ یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اگر آپ نے $100 بلین باہر دنیا کا دینا ہے، اس میں سے کتنے پیسے جو آپ نے تعلیم پہ لگائے ہیں، جو صحت پہ لگائے ہیں، جو پانی پینے کے صاف پانی پہ لگائے ہیں، یا آپ نے عوام کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے یا ایگریکلچر پہ کہاں لگے ہیں یہ پیسے؟ کوئی سوال کا یہ جواب دے سکتا ہے
ہے اشرافیہ کھا گئی ہے یہ پیسے، تو یہ اشرافیہ جو ہے ان کا گریبان عوام نے پکڑنا ہے، عوام جب تک ان کا گریبان نہیں پکڑے گی تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں۔ صحیح سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوامی بجٹ پیش کیا گیا یا حکومتی بجٹ تھا، اور اس بجٹ میں آپ کو کیا کیا خامیاں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے عوامی تو نہیں کہا جا سکتا، نہ یہ حکومتی بجٹ ہے، یہ ایسے ڈرا سہما ہوا IMF کی ہدایات کی روشنی میں بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ ٹیکسیشن لگانی، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں یہ جو روپی ڈی ویلیوشن ہے، جو ڈیپریسیشن ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے؟ آپ کا یکدم آپ نے 40% تک آپ نے روپیہ ڈی ویلیو کیا، لیکن اس کے جو اثرات تھے وہ ایک دم سے مرتب نہیں ہو سکے، نہ ہوں گے، کیونکہ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے چلائی گئی ہے جیسے ڈالر کو کیپ کر کے چلائی جاتی ہے۔ جس طرح گزشتہ دور حکومت میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں نے 90 کے اوپر ڈالر کو کیپ کیا ہوا ہے، اور کبھی UAE سے لوگوں کو لے آتے تھے اور وہ ڈالر کو ایک ریٹ کے اوپر کیپ کر کے اور پھر چیزوں کو چلاتے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ہمیں اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں کہ جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، ایک تو ان کو کانفیڈنس میں لینا ہے، ان سے کہا جائے کہ وہ یہاں کاروبار کریں، ایکٹیویٹی شروع کریں، کوئی نہ ڈرے۔ جو بیوروکریٹس ہیں ان کا ڈر خوف ختم کرنا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ بیوروکریٹس کو آج تک ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی بیوروکریٹس کے اوپر بھی کسی نے سوال کیا ہے؟ گزشتہ 73 سال سے ان بیوروکریٹس کی کیا کارکردگی ہے؟ سارے کام، سارے ڈیولپمنٹ فنڈز، ہر چیز، ہر منسٹر کے ساتھ سینئر بیوروکریٹ لگا ہوتا ہے، سیکٹری کی صورت میں، جوائنٹ سیکٹری کی صورت میں، ایڈیشنل سیکٹری کی صورت میں، ڈپٹی سیکٹری کی، کیا ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ میں عوام سے بھی، آپ سے بھی سوال ہے میرا کہ کیا ہم لوگ جب ان لوگوں کے آفسز میں جاتے ہیں، کوئی DC کے آفس جاتا ہے، کوئی کمشنر کے آفس جاتا ہے، کوئی کسی سیکٹری کے پاس جاتا ہے، کوئی انٹیریئر جاتا ہے، کوئی فوڈ ایگریکلچر جاتا ہے، کوئی ہیلتھ جاتا ہے، کوئی ایجوکیشن، کیا کبھی کسی بیوروکریٹ نے آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، نہیں کیا کام۔ اگر نہیں کیا تو ان کا گریبان میں بھی ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں کہ ایک دم سے یہ کام جو ہیں وہ ہو جائیں گے، اور اس کے لیے عوام کو جس طرح سے ابھی ایک ریولیوشنری لوگوں کے اندر سوچیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس طرح کی سوچیں آئیں گی تو یہ کام ٹھیک ہوگا۔ ادروائز یہ ہمیں جوس ہمارا نکالتے رہیں گے، باہر سے پیسے ہمارے نام کے اوپر لیں گے، کھائیں گے خود، اور قرضہ ہمارے بچوں کے اوپر چڑھاتے جائیں گے۔ سر ایز اے صحافی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بجٹ ہے پیش کیا گیا اس میں دوبارہ چینجنگ ہوگی جب IMF کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ IMF کے سامنے باتیں تو گونج رہی ہیں کہ پیش ہو یہ ہے منی بجٹ اور دوبارہ جو آئے گا وہ اصل بجٹ ہوگا، تو اس حوالے سے بتائیے۔ نہیں دیکھیے، بجٹ جو پیش کر دیا گیا ہے وہ ہو گیا۔ آپ کو جو ٹیکسیشن ہوتی ہے اس میں آپ منی بل دوبارہ لا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ منی بل لا سکتے ہیں، تو وہ کسی وقت بھی جب ضرورت ہو ان کو، کیونکہ ٹیکسیشن اگر پوری نہیں ہوتی، پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور پیسے لے کے آئیں گے۔ یہ تو پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ کوئی منی بجٹ پیش کریں گے، ٹیکسیشن کریں گے ہمیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یہ انفلیشن انٹرنیشنل فنامنا ہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں ہمارے کھاتے میں ہیں، ہم نے غلط کی ہیں، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر امریکہ، برطانیہ اور فرانس، سویڈن، بیلجیم، ناروے، آپ دنیا بھر کے ممالک اور UAE، سعودی عرب سمیت آپ ہر جگہ جا کے دیکھیں تو آپ کو انفلیشن جو ہے آلموسٹ ڈبل ڈیجٹس میں ملے گی، جہاں کبھی دنیا کی ہمیں سنگل ڈیجٹ میں نظر آئی، پوری دنیا میں سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن تھی، اور اس وقت ابھی ڈبل ڈیجٹس میں انفلیشن ہے، اور مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن کیا اگر ہم اس مہنگائی کو کس طرح سے قابو پا سکتے تھے؟ وہ تو اگر لوگوں کی انکم بڑھ جائے تو مہنگائی کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب انکم سٹیگنٹ ہے، جی سر، اضافہ تو کیا گیا نا حالیہ جو بجٹ ہے، وہ دیکھیں آپ اور میری تنخواہ میں تو اضافہ نہیں ہوگا نا، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں تو بالکل نہیں ہوا۔ تنخواہ میں اضافہ جن کے ہوا ہے وہ ہیں سرکاری ملازم، ان کو پھر بھی یہ ہے کہ انہیں سرکاری گھر اویلیبل ہیں، فیڈرل کے جو امپلائیز ہیں انہیں سرکاری گھر بھی مل جاتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کسی کو مل گیا تو مل گیا، کسی کو نہیں ملا تو نہیں ملا، وہ ایک الگ سٹوری ہے، وہ تو آپ کو پتہ پروگرام چاہیے اس کے۔ بالکل ایسے ہی سر، مجھے بتائیے گا کہ چین سے بھی جو ایڈ آنے لگی ہے، ہماری جو مدد کرنے لگی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ عوام کو ریلیف ملے گا جب ہمارے پاس وہ رقم آئے گی چین سے جو معاہدہ ہوا، ہمارے فوجی حضرات جو ہمارے اعلیٰ حکام گئے تھے ان کے پاس، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی عوام کو ریلیف ملے گا، معیشت کو کوئی سہارا ملے گا؟ دیکھیے، اگر چین جو ہے وہ ہمیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ $2.5 بلین ہمیں دے گا، تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم
وہ ایک पंजाबी का मकूला है कि गंजी क्या नहाएगी और क्या निचोड़ेगी। तो पैसे जो हमने तो दुनिया के पैसे देने हैं, हमारे तो रिजर्व्स रोज बरोज डाउन हो रहे हैं। वो $2.5 अरब अगर आता है तो एटलीस्ट वो 4-6 महीनों का सहारा होगा कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को है जो उसको मतवाजन कर सकें। बाकी तो आपको रिलीफ हो, मुझे रिलीफ देने के लिए, जनरल पब्लिक को रिलीफ देने के लिए तो पैसे नहीं है, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? इनको अपने खर्चे खत्म करने होंगे, इनको अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगानी, सबसे पहले तो इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगानी होगी। और जो यहाँ पाकिस्तान में सामान के नाम पे गाड़ियाँ आती हैं, ये एटलीस्ट हमें 10-15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम ये खा जाते हैं। इसी तरह से हमारा जो बिल है, इंपोर्ट बिल है ऑयल का, वो $20 बिलियन है। और इस तरह के और बहुत सारे हमारे खर्चे हैं, उनको हमें कम करना है। जिस तरह से हम इन खर्चों को एक्सक्यूज करेंगे और इस तरह की पॉलिसियाँ बनाएंगे कि हमारे डॉलर्स कम से कम बाहर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अच्छा हो जाएगा, तजारती खसारा कम हो जाएगा। फिर उसमें से हम बजट सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं, अवाम को भी रिलीफ दे सकते हैं। अदरवाइज तो रिलीफ वाली कहानी तो ख़त्म हो गई, रिलीफ तो नहीं है। बस सांस आप ले रहे हैं, कभी ये ना हो कि पाबंदी लगा जाए कि 2 किलो आप हवा पी सकते हैं और उससे ज़्यादा आप हवा नहीं ले सकते, तो यही ना कहीं जैसे 2000 दिया जा रहा है 2 लाख के अबाउट, उसका मीनिंग ये है कि 2 लाख की जो वर्थ रखते हैं, 2000 जो 2 लाख की वर्थ रखते हैं, आपको पता है जो मरियम औरंगजेब ने जो अपने गुज़श्ता बयान में कहा था। सर आप इसको क्या देखते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, अवाम को उम्मीद भी देनी है, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो हमारी अवाम बड़ी परेशान है। एक तो परेशान हाल कर भी दिया गया और परेशान मेंटली बहुत जो है अनपीस में सारे। तो सर ये जो रिलीफ दिया गया यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत में, इसको कैसे देखते हैं? इस देखिए यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर एक अच्छा है कि जो ज़्यादा अमल कुछ जगह पे हो भी रहा है, ठीक है, जो मोस्ट वनरेबल हैं उनके लिए वहाँ हम लोगों को स्पेस देनी चाहिए। जो लोग कम से कम इतना अपना खर्चा बाजार से चीज़ें लेके उठा सकते हैं, उनको खुद सेक्रीफाइस करना चाहिए कि वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ना जाएं, वहाँ सिर्फ गरीब लोगों को, ताकि उन सबको वो वहाँ चीज़ें मिले। अब होता ये है सिफारशी बंदे वहाँ से चीनी उठा के ले जाते हैं, वहाँ से घी, अब 300 रुपये घी अगर उसका रेट कम किया गया है तो वो घी उठा के उधर से ले जाएंगे, तो उन गरीबों का क्या बनेगा जिनके पास तो पैसा नहीं है। सर जैसे कि आपने भी कहा कि हमारी जो तादाद अवाम की बढ़ गई है गुज़श्ता सालों में 10 करोड़ के करीबन लगभग, तो सर यूटिलिटी स्टोर्स भी कम है, तो उस हवाले से भी जो शहबाज शरीफ को देखना चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स या स्टोर्स ऐसे कुछ बनाए जाएं जिनसे अवाम जो गरीब तबका जो है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो इस्तात नहीं रखते वो उससे फ़ायदा उठा सके, तो इस हवाले से भी कोई अहकामात और जो है इक़दाम करने चाहिए। देखिए वो ये तो स्टोर्स हमेशा होता रहा है कि इनको बंद कर दिया जाए, ये सब्सिडी इनके ऊपर फराहम करनी पड़ती है। बाहर की हुकूमतें जो कहती हैं कि तमाम चीज़ों के ऊपर सब्सिडी ख़त्म की जाए, तो इसमें तो सब्सिडी देना पड़ती है। हमें अपने, अगर हम 10 एक घर के अफराद हैं, 5 हैं, हमें 4-5 को काम पे लगाना होगा, और काम भी ऐसा कि प्रोडक्शन लेवल का काम होगा। छोड़ दें कितना पढ़ा हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, हमने क्लैरिकल हमने काम ना डाल दिए हैं। हमें अपने घर के कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कोई रेडी का काम कर रहा है तो उसको रेडी के, अब वो पढ़ा लिखा बेशक हो, वो बड़े अंदाज से रेडी लगाएगा। इसी तरह से कोई शख्स मजदूरी कर रहा है, कोई भी मंडी की मजदूरी कर रहा है या बाहर की मजदूरी कर रहा है, हमें अपने हाथों को बढ़ाना है, काम करने वाले हाथों को बढ़ाना है। और कतई नज़र इसके कोई मास्टर्स किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है, यहाँ अगर तो आपने रिसर्च बेस्ड को काम किया है तो आपको बहुत अच्छा था कि आपने कर लिया वो और आप आगे निकल गए। अगर आपने रिसर्च बेस्ड काम नहीं किया, सिंपल FA BA MA किया हुआ है, तो ये ना होने के बराबर है। नौकरियाँ ढूंढने से कुछ नहीं होगा। अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए, बहन भाइयों का सहारा बनने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, सबसे पहले पाकिस्तान की मदद करने के लिए, सर हमारा मुल्क है, ये कायम है तो हम भी कायम है। ये पर कैपिटा इनकम ऐसे ही बढ़ सकती है। अगर एक फैमिली जो है उसमें एक बंदा कमाएगा, 5, 7, 10 बंदे खाएंगे, तो फिर वो ज़माना नहीं रहा, फिर कैसे वो मामलात आगे बढ़ेंगे। तो जितने से ज़्यादा उनको दस्तकारी करनी चाहिए, कुछ चीज़ें बाहर भिजवाने की जो है हिकमत। अब इतनी अच्छी चीज़ें हैं। अब अगर आप एक जुमला अगर मैं सिर्फ कहूँगा यहाँ पे कि IT एक्सपोर्ट्स जो हैं, अगर हम मुकाबला करें पाकिस्तान का और इंडिया का, इंडिया की IT एक्सपोर्ट 140-50 बिलियन डॉलर एनुअल है, 140 या 50 बिलियन डॉलर, और पाकिस्तान की कितनी है? पाकिस्तान की 1.3 बिलियन डॉलर। अब
देखें इंडिया के साथ हम वैसे तो बहुत सारे मुसाबकत करते हैं, मुकाबला बाजी करते हैं, तो यहाँ भी देखना चाहिए अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें पढ़ने वाले लोग, पढ़ने वाले बच्चे जो आईटी को समझते हों, जो आईटी एक्सपोर्ट कर सकते हों सर्विसेज को, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम डालें तो आप ये देखेंगे कि हमारी सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स में $100 बिलियन का पोटेंशियल मौजूद है और वो 2 साल 3 साल में हो सकता है, 4 साल में हो सकता है। हमारे कर्जे उतार सकती है ये इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ हमें एग्रीकल्चर लैंड जो हमारा, क्योंकि बेसिक ज़रूरी मुल्क है, हमें पूरे एग्रीकल्चर लैंड, जितनी हमारी इस वक्त लैंड एग्रीकल्चर है उसमें 40% मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। अगर हम 40% मसलन चोलिस्तान है, अगर हम उसको वहाँ पे शुरू कर लें कि काश्तकारी वहाँ करनी है, बेशक उसको ठेके पे दे दें, किसी अरबी मुल्क को दे दें, किसी बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ को किसी को दे दें, वहाँ पे पर एकड़ वो जगह खाली पड़ी हुई है, वो उससे आपकी पैदावार जो है वो ऑलमोस्ट 40% बढ़ जाएगी, आपका जीडीपी 40% बढ़ जाएगा, आपके कर्जे उतर जाएंगे, आपकी हर शय ठीक हो जाएगी, लोगों में खुशहाली आ जाएगी। ज़मीन आपकी उतनी की उतनी पड़ी है जितनी 20 साल पहले कर लिया सर लोगों ने। पहले जब महंगाई आती थी तो सिर्फ शहरी लोगों को ना ये मुतासिर करती थी, जो दही इलाके थे उनको मुतासिर नहीं करती थी, लेकिन गुज़श्ता दिनों, गुज़श्ता जो साल बरस गुजरे हैं उनमें जो है जो गाँव लोग हैं उनको भी मुतासिर किया इस महंगाई ने। सर ये बताइएगा कि लैपटॉप की स्कीम दी जा रही स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको नहीं लगता कि पहले इससे बेहतर है कि सोलर पैनल्स जो है उनकी स्कीम लाई जाए? लैपटॉप किस पे चलाएंगे, बिजली नहीं होगी, बिजली का आजकल आपको पता है लोड शेडिंग का बड़ा ही मसला है। बिल्कुल, ये भी ज़रूरत है, ज़ाहिर है कि तालिब इल्मों की ज़रूरत लैपटॉप है और जो घरों की ज़रूरत है वो सोलर है, तो दोनों क्यों नहीं एकदम दी जा सकती चीज़ें। तो सोलर का जो रवाज है जो बहुत टाइम पहले हमें ये फ़रोग यहाँ पाकिस्तान में पा जाना चाहिए था, सस्ता कर दिए सोलर पैनल को, इस हजमनी को ख़त्म किया जाए वापडा की, पेप्को की, कि इनसे हम बिजलियाँ लेते फिरें। लोगों को कहें कि भाई बाज़ार से जितने का पैनल मिलता है ले लो, लगा लो, आपको कोई मसला मसाइल नहीं, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही जैसे घी, सब्ज़ी, दाल, चीनी आप लेते हो। लेकिन उसके लिए भी सर आपने जैसा कहा पेप्को, ये बिजली वाले जो सारे हैं इदारे, उनको हमें फिर भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उनसे लेनी पड़ती है बिजली, ये मामला तो फिर भी चलते हैं। नहीं, फिर ये अगर आप फुल 100% सोलर पे आप अगर जाना को बंदा कन्वर्ट करना चाहता है तो वो चला जाए 100% सोलर पे चला जाए, तो वो नेट मीटरिंग भी अब इनकी जानिब से दी गई है कि अगर बिजली सरप्लस है तो आप इनको बेच सकते हैं, तो ऐसी ऑप्शंस हैं। तो ये भी जाना चाहिए लैपटॉप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर। मेरी ये सजेशन है, मेरा ये मानना है कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और ये वो क्या होती है टिकटॉक, तो इस तरह के हम काम जो करते हैं ना, इससे कहीं थोड़ा सा बाहर निकल लें, इसमें कोई प्रोडक्टिविटी देख लें, कौन सा ऐसा काम हम कर सकते हैं कि हम अपनी इसी में इंटरनेट है, इसमें इंटरनेट के आप सर्च करें कि बाहर लोगों को क्या चीज़ें चाहिए। बाहर लोग को वेबसाइट बनाना चाहता है, उसको वेबसाइट बना दो। बाहर कोई सर्विसेज फ्राहम को मांगना चाहता है, आप उनको सर्विसेज दे दो। कोई भी काम ऐसा करना, कोई बाहर की सर्विसेज फ्राहम करेंगे। लोग कुरान पढ़ा रहे हैं बाहर बैठे, बाहर के लोग कनाडा में, बरतानिया, फ्रांस में। मैं पिछले दिनों फ्रांस गया तो वहाँ हमारे जिस घर में मैं ठहरा हुआ था वो कहते हैं हमारे बच्चे रावलपिंडी का एक कारी है उससे कुरान पाक पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप क्या करते? कहते हैं हम उनको पैसे भेजते हैं। तो ये देखें कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आप उर्दू पढ़ा सकते हैं हमारे पाकिस्तानी के बच्चों को बाहर, जो और बहुत सारी सर्विसेज हैं, एक नहीं है। इस मोबाइल को, इस आले को, इस लैपटॉप को इस तरह के कामों में इस्तेमाल, इस पैसे वहाँ से रोजी कमाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, ना कि आप यारियां दोस्तियां इधर गांठते रहें और अपने आप को भी ख़राब करें और लोगों के बच्चों को भी ख़राब करें। सही। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। अपने मेहमानों का करूँगी शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और बजट की क्या सूरत हाल होगी ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।